सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन के लेक्चर में। आई थिंक आप सभी ने सारथी ज्वाइन कर लिया होगा और आप में से किसी स्टूडेंट ने सारथी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप का, वहां से ऐप को डाउनलोड करिए और सारथी को ज्वाइन करिए और फिर अपने सेमेस्टर एग्जाम में रॉक करिए। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके दो सब्जेक्ट हैं आपके सेमेस्टर में, एक जीएसटी फर्स्ट नाम का सब्जेक्ट है, जीएसटी सेकंड नाम का सब्जेक्ट है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जो जीएसटी फर्स्ट के क्वेश्चंस होते हैं उसमें से काफी क्वेश्चन जीएसटी सेकंड में आते हैं और जो जीएसटी सेकंड के क्वेश्चंस होते हैं वो काफी सारे क्वेश्चन जीएसटी फर्स्ट में आते हैं। यानी ये जो वीडियो है वो जीएसटी फर्स्ट का पेपर देने से पहले भी आप देख सकते हैं, जीएसटी सेकंड का पेपर देने से पहले भी आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ टैक्स विच इज डायरेक्टली इम्पोज्ड ऑन द टैक्स पेयर एंड ही और सी पेज द सेम डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कर का प्रकार नहीं है जो सीधे करदाता पर लगाया जाता है और वह सीधे सरकार को भुगतान करता है। मतलब क्या पूछा गया कि कौन सा ऐसा टैक्स है जो सीधे सीधे जनता पे लगा के सीधे सीधे जनता से वसूला नहीं जाता है। जनता से वसूलने के लिए एक तिरछा रास्ता अपनाया जाता है, एक अप्रत्यक्ष तरीका, एक इनडायरेक्ट तरीका अपनाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है अभी इंडिया में, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, माल अथवा सेवा कर। ठीक है, चलिए याद रखिएगा जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स इसे कहते हैं, मैंने बहुत अच्छे से बताया सारथी के स्टूडेंट्स को। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कोई भी ऐसा टैक्स जो डायरेक्टली आपसे नहीं लिया जा रहा है, इनडायरेक्टली आपसे लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, अ डैश इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज और लेवी और बर्डन इम्पोज्ड अपॉन अ टैक्स पेयर बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू फंड डिफरेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर। यह एक अनिवार्य वित्तीय प्रभार है या बोझ है जो एक करदाता पर लगाया जाता है विभिन्न सार्वजनिक खर्चों को निधि देने के लिए। तो कौन सा ऐसा खर्चा है, कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट करती है, कौन सा ऐसा पैसा है जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और वो पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है पब्लिक पे, यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, सार्वजनिक खर्च करती है, जिससे सबका हित होता है। सीधी सीधी बात, हमारे देश में हमारे देश को सरकार चलानी है, देश चलाना है, देश का विकास करना है और देश का विकास भावनाओं से नहीं पैसे से होता है। तो सरकार हमारे देश के नागरिकों से टैक्स वसूलती है। टैक्स यानी कर। ये टैक्स दो प्रकार से वसूलती है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एक प्रत्यक्ष कर होता है, एक अप्रत्यक्ष कर होता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, अप्रत्यक्ष कर मतलब जीएसटी और कस्टम्स। ठीक है, तो हमारे देश में जो सरकार है वो सरकार अपनी सारी पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को करने के लिए जो मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर लगाती है, मतलब एक ऐसा फाइनेंशियल बर्डन जो आपको देना ही पड़ेगा। भाई टैक्स आपने अगर पैसा कमाया है तो आपको देना ही पड़ेगा, भाग नहीं सकते हैं आप, बच नहीं सकते हैं आप, वॉलेंट्री नहीं है, आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये गवर्नमेंट ने बोला है, गवर्नमेंट ने लॉ बनाया इसके लिए और ये टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा टैक्स, दैट इज कर। अगला क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट टैक्स इवेजन हैज बिकम लेस विद द एप्लीकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? क्या आपको लगता है कि वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से कर चोरी कम हुई है? हाँ भाई, बिल्कुल कम हुई है। पता है जब जीएसटी आया था तो सबसे बड़े पैमाने पे इस जीएसटी का विरोध देखने को मिला था सूरत में, जो टेक्सटाइल मार्केट है सबसे बड़ा इंडिया का। क्यों? जीएसटी हमारे देश के नागरिकों के हित में भी है, हमारे देश के प्रोड्यूसर्स और सेलर्स के हित में भी है और हमारे देश के सरकार के हित में भी है। इवन हमारे देश के जो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं, जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स होते हैं, इनके फेवर में भी है। लेकिन फिर भी देश के बिजनेसमैन नाराज क्यों थे? क्योंकि जीएसटी आने के बाद टैक्स की चोरी करना एक असंभव सा कार्य बन गया है। जीएसटी आने से पहले टैक्स का चोरी करना बड़ा आसान था और यही सबसे बुरी बात लग रही थी हमारे देश के सूरत के जो सेलर्स थे, साड़ी वगैरह के सेलर्स और साड़ी वगैरह के जो मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने सबसे बड़े पैमाने पे वहां पे विरोध किया था, क्योंकि टैक्स की चोरी है वो नहीं कर पाएंगे जीएसटी आने के बाद। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इन आवर नेशन? हमारे देश में अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति क्या है? तो हमारे देश में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनका नेचर है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव मतलब हमारे देश में जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो सब पे बराबर लगता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर मुकेश अंबानी फॉर्च्यूनर खरीदने जा रहे हैं
तो फॉर्च्यूनर तो छोड़ दीजिए, बहुत बड़ी चीज़ हो गई। अगर मुकेश अंबानी मैगी खरीदने जा रहे हैं या मुकेश अंबानी बिस्किट खरीदने जा रहे हैं तो वही बिस्किट उनको भी 5 रुपये में मिलेगा। और अगर एक साधारण इंसान हमारे और आपके जैसा जिसकी मंथली इनकम 10, 15, 20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख के करीब है, वो अगर जा रहा है किसी दुकान पे सामान खरीदने, बिस्किट खरीदने, तो उसको भी 5 रुपये ही देना पड़ेगा और उस 5 रुपये में 3 रुपये का टैक्स है। अब आप बताइए कि 3 रुपया हमारे लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 रुपया का बर्डन हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन वही बर्डन मुकेश अंबानी पे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड रेग्रेसिव नेचर। मतलब जब टैक्स का जो बर्डन होता है वो अमीरों पे कम और गरीबों पे ज्यादा पड़ता है, उसको हम रेग्रेसिव टैक्स कहते हैं। अगला, व्हाट इज द नेचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इन आवर नेशन? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, रेग्रेसिव होगा, ठीक है, प्रतिगामी होता है। प्रतिगामी का मतलब ये इनकम के बढ़ने के साथ नहीं बढ़ता। ध्यान से, एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, होता है रिग्रेसिव टैक्स। एक ऐसा टैक्स जो इनकम के बढ़ने के साथ बढ़े वो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। जैसे इनकम टैक्स, जितनी ज्यादा इनकम है उतना ज्यादा टैक्स देना है। जीएसटी, भाई इनकम से कोई मतलब नहीं है, तुमने खर्चा किया सबके लिए बराबर टैक्स है, चाहे मुकेश अंबानी हो, गौतम अडानी हो, चाहे अमृत राय हो, चाहे शुभम हो, चाहे शिवम हो, चाहे कोई हो, सबके लिए खर्चा सेम रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अंडर विच टाइप ऑफ टैक्स इज द टैक्सेशन अमाउंट कलेक्टेड शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट? किस प्रकार के कर के तहत केंद्र और उसके बीच साझा की गई काराधन राशि एकत्र की जाती है? मतलब कौन सा ऐसा टैक्स है जो कलेक्ट करने के बाद बांटा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में? तो वो है आईजीएसटी। आईजीएसटी जो होता है वो इंटर स्टेट सेल पे लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर बिहार का सामान यूपी में बिक रहा है, यूपी का सामान बिहार में बिक रहा है, तो उस पर आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये जो आईजीएसटी है ये जो कलेक्ट करती है सरकार ना, तो 18% जनरली आपको पता होगा भाई, जीएसटी के 5 स्लैब्स हैं, 0, 5, 12, 18, 28, ये तो मेन स्लैब्स हैं जीएसटी के। मान लीजिए किसी गुड्स पे 18% का जीएसटी सरकार ने कलेक्ट किया, आईजीएसटी, क्योंकि बिहार से सामान यूपी में बिका था। अब ये जो 18% है ना, इसमें से 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। यानी आईजीएसटी का जो पैसा कलेक्ट करती है सरकार वो बांटती है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाता है, आधा स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ चार्जिंग टैक्स ऑन टैक्स, कर पर कर लगाने की प्रणाली को कहा जाता है। जब हम टैक्स पे टैक्स लगाते हैं ना तो इसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। जैसे पुराने समय में 2017 से पहले जब जीएसटी का कानून नहीं आया था, उसके पहले जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे ना, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट हम लोग मार्केट में देख सकते थे। मतलब एक सामान बनता था, उस पर एक बार टैक्स लगा, उस टैक्स लगने के बाद उस सामान पे फिर टैक्स लगेगा। मैन्युफैक्चरिंग पे पहले एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी, और मैन्युफैक्चरिंग हुई, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा, मान लो सामान 5 रुपए का बना, 2 रुपए का टैक्स लगा, 7 रुपए का सामान हो गया। अब वो जो सामान बेचेगा तो उस पर एक अलग से सीएसटी लगेगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक अलग से वैट लगेगा, वैल्यू एडेड टैक्स। तो भाई टैक्स पे टैक्स लगता था। लेकिन जब हमारा जीएसटी आया ना तो इस कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म कर दिया गया। अब टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है, सरकार टैक्स एक बार लगाती है एक प्रोडक्ट पे और फिर वो वसूलती है। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल डैश स्टेट्स दैट नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। डैश आर्टिकल ये कहता है कि कानून के अधिकार के बिना कोई सरकार कर नहीं लगा सकती है। यानी अगर सरकार को कर लगाना है, इफ द गवर्नमेंट वांट टू इम्पोज टैक्स ऑन द पब्लिक, द गवर्नमेंट हैज टू पास अ लॉ। अगर सरकार को टैक्स लगाना है तो सरकार को एक कानून पास करना पड़ेगा। ये कौन सा आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है? तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 265 है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 265 अनुच्छेद संख्या 265। ये कहता है कि अगर सरकार को कर लगाना है, अगर सरकार को टैक्स लगाना है तो बेटा पहले लॉ लाओ, उसके बाद टैक्स लगाओ। ठीक है, सिंपल लॉजिक। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल डैश ग्रांट्स पावर टू सेंटर and to make laws with respect to GST in case of interstate supply of goods and services, and state government to make laws with respect to GST in case of intrastate supply of goods and services। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों को पावर देता है कि वो अपना अपना कानून बना सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए? तो वो है आर्टिकल नंबर 246 है। कौन सा आर्टिकल है? वो है आपका आर्टिकल नंबर 246A।
ध्यान से समझिएगा। हमारे देश में पहले था आर्टिकल 246। कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 246 कहता था ना, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स के लिए लॉ बनाएगी, या तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स के लिए लॉ बनाएगी। जब जीएसटी आया तो जीएसटी की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जीएसटी एक ऐसा टैक्स था जिसमें टैक्स का पैसा बंटने वाला था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने। इससे स्टेट गवर्नमेंट बहुत नाराज थी, क्योंकि आप सभी को पता है भाई, मान लीजिए केंद्र में किसी एक पार्टी की सरकार है, जरूरी थोड़ा हो कि उसी पार्टी की सरकार हर राज्य में होगी। अगर मान लो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में कांग्रेस की सरकार है ना, तो बीजेपी क्या करेगी ना, कांग्रेस वाले स्टेट को पैसा ही नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि वो तो विरोधी है। अगर कांग्रेस वाले स्टेट को पैसा देती, जहां पे कांग्रेस का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चीफ मिनिस्टर है, तो उस प्रदेश का ज्यादा विकास होगा, तो उस पर्टिकुलर पब्लिक का फेथ बनेगा लीडर में, और वो तो चाहती नहीं है। अगर वो जीत जाएगा फिर से कांग्रेस वाला, तो बीजेपी का क्या होगा? या फिर कांग्रेस वाला होता तो बीजेपी का क्या होता है? ऐसे सब पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेशली नहीं कर रहा हूं, हर पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी होती है, सबका सब लोग जानते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे का सहयोग नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को नोच के खाना चाहती है, ठीक है। तो आर्टिकल 246A आया, ये कहा गया कि भाई देखो, हमारे देश में जीएसटी आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, चुपचाप रहो। स्टेट गवर्नमेंट आपका जितना टैक्स का पैसा पहले आप कमाते थे उतना मैं आपको एश्योर करूंगा। इसके लिए मोदी साहब ने एक अलग से एक्ट पास किया, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि हमारे देश में हम कुछ ऐसे गुड्स हैं, सिन गुड्स वगैरह, उस पर हम ज्यादा टैक्स लेंगे और आपका जो टैक्स का पैसा कम पड़ेगा उसको हम कंपनसेट करेंगे, और हम ये अश्योर करेंगे, आपको ये सुनिश्चित करेंगे कि आपका जो टैक्स का पैसा आपको मिल रहा है वो पिछले साल से कम नहीं होगा, पिछले साल जितना पैसा कमाते थे। इवन हम ग्रोथ भी देंगे आपको, ठीक है। तो ये आर्टिकल 246A में लिखी गई ये बात कि जब भी कोई लॉ बनानी है तो लॉ बनाने की पावर जीएसटी के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट किस चीज के लिए लॉ बनाती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटर स्टेट सप्लाई के लिए लॉ बनाती है। किसके लिए बनाती है? इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सेल के लिए लॉ बनाती है। और वहीं स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए लॉ बनाती है। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब, जब बिहार का सामान बिहार में बिके, जब यूपी का सामान यूपी में बिके, तो हम इंट्रा स्टेट सप्लाई इसको कहते हैं। और इंट्रा स्टेट सप्लाई पे हम CGST और SGST दोनों लगाते हैं। और जब यूपी का सामान बिहार में और बिहार का सामान यूपी में बिके, तो फिर उस पर हम IGST लगाते हैं और इसको हम इंटर स्टेट सेल कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा आर्टिकल 246A। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल? जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो भाई जीएसटी काउंसिल के जो चेयरपर्सन होते हैं वो करंट फाइनेंस मिनिस्टर है। और इस समय हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन इस समय हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के भी मिनिस्टर हैं। तो कौन होता है भाई चेयरपर्सन? जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर, यानी केंद्र सरकार का जो वित्त मंत्री होगा वो जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन होगा। अगला क्वेश्चन, अंडर जीएसटी विच इज द पॉइंट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस? जीएसटी के तहत करों का संग्रह का बिंदु कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। क्या है? जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जीएसटी में सप्लाई पे टैक्स लगता है, मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स नहीं लगता है, सेल पे टैक्स नहीं लगता है। जीएसटी में टैक्स किस पे लगता है? सप्लाई पे लगता है। तो क्या किस पे लगेगा? डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई जब होगी तो वहां पे टैक्स लगेगा। स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। अगर आप कंफ्यूज हैं अपने करियर को लेके, अगर आप परेशान हैं कि भाई फ्यूचर में क्या होगा, कुछ पता नहीं है, बीकॉम के साथ कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, तो उसके लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, द अमृत पाठशाला। क्या नाम है इसका? द अमृत पाठशाला। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे देन यू कैन फाइंड दिस चैनल द अमृत पाठशाला। इस पे आपको मिलेंगे करियर गाइडेंस के वीडियोस। कॉमर्स के जितने भी करियर ऑप्शंस हैं, सारे करियर ऑप्शंस में खोल के आपके सामने रखने वाला हूँ। कोई भी ऐसा करियर ऑप्शन कॉमर्स फील्ड का नहीं होगा जो आपको इस पर नहीं बताया जाएगा। वो छोटा से छोटा ड्यूरेशन का कोर्स हो या फिर वो बड़ा से बड़ा ड्यूरेशन का कोर्स हो, वो आसान से आसान कोर्स हो या वो मुश्किल से मुश्किल कोर्स हो, हर एक कोर्स की जानकारी आपको द अमृत पाठशाला के चैनल पे मिलेगी। तो जल्दी से जाइए, अभी इस वीडियो को पॉज करिए और द अमृत पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में जितने भी वीडियोज़ मिले उससे आपके करियर का काफ़ी ग्रोथ हो सके, आपके पास इंफॉर्मेशन आ सके कि आप करियर में कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज a constitutional body created by the president to make recommendations or give any suggestions to the union and state government on issues related to goods and services tax।
राष्ट्रपति द्वारा वस्तुओं से संबंधित मुद्दों पर संघ और राज्य सरकारों की सिफारिशें करने का या कोई सुझाव देने के लिए बनाया गया एक संवैधानिक निकाय है, तो वो है आपका जीएसटी काउंसिल। कौन सा है? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल यानी जीएसटी परिषद एक काउंसिल है, एक कमिटी है आप कह सकते हैं, जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स को बैठाया गया है, जो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं या फिर जो आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, उनको तो उतना नॉलेज होता नहीं टैक्स वगैरह के बारे में। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे या कंपनी सेक्रेटरीज वगैरह होंगे या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होंगे, कुछ आईएएस ऑफिसर्स या फिर कुछ आईआईसीए होते हैं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से ट्रेंड होके सिविल सर्वेंट आते हैं, वो भी उसमें होते हैं। तो इन लोगों का एक टीम बनाया जाता है। अच्छा, इस जीएसटी काउंसिल में केवल यही लोग नहीं होते, इस जीएसटी काउंसिल में कौन कौन होता है? इस जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। फिर हर एक स्टेट से एक रिप्रेजेंटेटिव आता है। स्टेट से जो रिप्रेजेंटेटिव आएगा हो सकता है वो फाइनेंस एक्सपर्ट हो, जनरली स्टेट से जो भी रिप्रेजेंटेटिव आता है वो फाइनेंस एक्सपर्ट ही होता है, ठीक है। और एक और होता है इसमें, हर स्टेट से आएगा, और एक और होगा आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन फाइनेंस, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस, वो भी इसमें मेंबर होता है। जीएसटी काउंसिल का काम क्या है? जीएसटी काउंसिल का काम है कि ये रिकमेंडेशंस दे, सुझाव दे, सिफारिश दे कि हमारे देश में जो टैक्स है उसमें क्या चेंजेस लाने चाहिए, जीएसटी का रेट क्या होना चाहिए, किस टैक्स पे, किस चीज़ पे जीएसटी लगना चाहिए, किस चीज़ पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए। ये सारे रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल के द्वारा दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एनी ट्रांजेक्शन और अकरेंस दैट रिजल्ट्स इन अ टैक्स कंसीक्वेंस इज कॉल्ड अ टैक्सेबल इवेंट। इन केस ऑफ जीएसटी द टैक्सेबल इवेंट इज, क्या कहा गया? कोई भी लेन देन या घटना जिसके परिणाम स्वरूप कर परिणाम होता है उसे कर योग्य घटना कहा जाता है। जीएसटी के मामले में कर योग्य घटना कौन सा है? मतलब जीएसटी की लैंग्वेज में टैक्सेबल इवेंट कौन सा है? टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? जब कोई ऐसा इवेंट हो, कोई ऐसी घटना हो जिस घटना के होने की वजह से हम उस पर टैक्स लगाते हैं, तो उस घटना को हम क्या कहेंगे? टैक्सेबल इवेंट। और जीएसटी के भाषा में टैक्सेबल इवेंट क्या होती है? तो जब भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होगी तो टैक्स लगता है, तो जीएसटी के लिए टैक्सेबल इवेंट क्या हुआ? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति हमारे लिए टैक्सेबल इवेंट है। अगला क्वेश्चन, कैन कंपोजिशन स्कीम बी अवेल्ड इफ द रजिस्टर्ड पर्सन अफेक्ट्स इंटरस्टेट सप्लाईज। क्या कंपोजिशन योजना का लाभ उठाया जा सकता है यदि पंजीकृत व्यक्ति अंतरराज्यीय आपूर्ति को प्रभावित करता है? क्या कहा गया? कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम क्या होता है? जो छोटे छोटे बायर्स, जो छोटे छोटे सेलर्स है ना, उनके लिए सरकार ने कहा है कि भाई जीएसटी का कंप्लायंस करना एक मुश्किल काम होता है। कोई भी टैक्स हो उसका कंप्लायंस करने के लिए आपको एक टैक्स प्रोफेशनल को हायर करना पड़ता है, एक लीगल एक्सपर्ट को हायर करना पड़ता है, जनरली कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह होते हैं। तो भाई उनका एक खर्चा देना पड़ता है आपको, और आपको कंपनी में भी अलग अलग प्रकार के एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। तो जो कंपोजिशन स्कीम है उसके तहत हम आपको एक आसान सा रास्ता देते हैं। आप आराम से जितना भी सामान बेचते हैं उसका एक फिक्स परसेंटेज, 5% जनरली होता है, 5 से 6%, वो आप दे दीजिए, और वो आप कंज्यूमर से मत वसूलिए, आप अपने जेब से दे दीजिए, तो उसको कंपोजिशन स्कीम कहते हैं। अब जो कंपोजिशन स्कीम है, कैन कंपोजिशन स्कीम बी अवेल इफ द रजिस्टर्ड पर्सन अफेक्ट द इंटरस्टेट सप्लाई। क्या कंपोजिशन स्कीम अवेल किया जा सकता है अगर रजिस्टर्ड पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है? तो नहीं हो सकता है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम अवेल करना चाहते हैं तो इंटरस्टेट सप्लाई के केस में आप नहीं अवेल कर सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम जो होता है वो आप जनरली इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में ही अवेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाईज कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ सप्लाई। आपूर्ति के दायरे में आने वाली विभिन्न प्रकार की आपूर्तियां क्या हैं? भाई मैंने आपको सप्लाई का डिफिनेशन बताया था, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे सारथी बैच के, उनको सप्लाई का डिफिनेशन मुझे लगता है कि एक लेक्चर में कम से कम 15-20 मिनट तो मैंने वही बताया था, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि सप्लाई के डिफिनेशन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो पूछा गया कि सप्लाई के डिफिनेशन में क्या क्या आता है भाई? ऑप्शंस हैं, सप्लाईज मेड विथ कंसीडरेशन, यानी ऐसा आपूर्ति जो कंसीडरेशन के साथ किया गया, मतलब आपने बदले में कुछ लिया और फिर सप्लाई किया। दूसरा, ऐसा सप्लाई जिसमें आपने बदले में कुछ नहीं लिया फिर भी सप्लाई किया, तो इसको भी जीएसटी के हिसाब से सप्लाई मांगते हैं। मतलब अगर आप फ्री में कोई सामान बेच रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो उसको भी जीएसटी के हिसाब से सप्लाई माना जाएगा और उस पर भी आपसे टैक्स लिया जाएगा। और अगर आप पैसा लेके कर रहे हैं तो उस पर भी आपसे टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आप बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज के पीडीएफ का एक्सेस लेना चाहते हैं, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा सारथी बैच। सारथी बैच ज्वाइन करने के लिए आपको टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और सारथी बैच को ज्वाइन करना है। बड़ा आसान सा प्रोसीजर है, आप सभी लोग जानते हैं।
अच्छा, कुछ लोग को लगता होगा ना क्यों सारथी बैच ज्वाइन करें, सब तो सर यूट्यूब पे कराते हैं। नहीं, इस बार यूट्यूब पे आपकी बहुत लिमिटेड क्लासेस होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत लॉस में चल रहा है। वी आर नॉट मेकिंग इवन अ सिंगल पेनी ऑफ प्रॉफिट। वी आर इन्वेस्टिंग द मनी, वी आर अर्निंग द मनी, वी आर इन्वेस्टिंग द मनी, नथिंग एल्स। तो भाई हर एक ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए कुछ कॉस्ट लगता है भाई। कॉस्ट रिकवर करने के बाद थोड़ा बहुत तो कुछ पैसा इंसान के जेब में आए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी गुजार सके। भाई हर इंसान मेहनत कर रहा है, मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, 4 घंटा आके बोल रहा हूँ, देन आई नीड मनी, एवरीबडी नीड मनी, यू नीड मनी बिकॉज यू आर स्टडिंग। वाई यू आर स्टडिंग? क्योंकि तुम एग्जाम पास करना चाहते हो, एग्जाम पास करके तुम जॉब लेना चाहते हो, यू वांट टू अर्न मनी, सिंपल लॉजिक। तो यू हैव टू ज्वाइन द सारथी जस्ट 399। उसमें भी आपका गुरुकुल 10 का अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट। और एक चीज़ और लास्ट में जाते जाते, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, जस्ट फॉर योर फ्यूचर, जस्ट फॉर योर बेटर फ्यूचर एंड हैविंग बेटर करियर नॉलेज, बेटर करियर इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करियर इन्फॉर्मेशन हो तो जल्दी से जाइए, चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस उस पर पड़े हुए हैं काफ़ी सारे, वीडियोस को देखिए। वीडियोस अच्छी लगती है तो कमेंट करिए, बुरी लगती है तो भी कमेंट करिए, उस पर सुधार किया जाएगा। दैट्स इट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।